This call is now being recorded. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज डिस्कस की थी कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम जो कि 30 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो हम अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। पहला पेपर आपका मैथ्स का ही है। तो आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत ज्यादातर बच्चों ने त्रिभुज के ही बारे में बोला था। तो हम आज से फिर त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो त्रिभुज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आकृतियों के बारे में जानते हैं। देखो, आकृति 3 तरीके की हो सकती है। आकृति जो होती है वो 3 तरीके की हो सकती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृति पढ़ी है आपने? यस सर। फिर 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो समरूप आकृति। और तीसरी वो जो ना तो सर्वांग सम है ना ही समरूप है, ना तो सर्वांग सम और ना ही समरूप। ठीक है, सर्वांग सम आकृति क्या होती है? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 बोतल है। दिख रही है सभी को? ये 2 बोतल दिख रही है सभी को? बताओ मेरे हाथ में। यस ये सर। दोनों बोतल एक जैसी हैं? एक जैसी है ना दोनों? है ना? इनकी जो आकार है, इनका जो आकार है, दोनों बोतलों का आकार और माप दोनों एक जैसे हैं। दोनों फैंटा की हैं। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं ना कि कंपनी जो है फैंटा की बोतल, अगर कोई ये कितने लीटर की है, जितने भी लीटर की है, अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगी, है ना? तो इनकी आकार और इनका माप एक जैसा है। इनकी लंबाई, इनकी मोटाई, इनकी शेप जो है ऊपर से जो ये घूम जा रही है, तो ये दोनों एक जैसी हैं। तो ऐसी आकृति जिनका आकार भी एक जैसा हो और जिनकी माप भी एक जैसी हो, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम। तो ये दोनों बोतल एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन रोक कर आपको दिखाता, लेकिन ये पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है बार बार, तो इसलिए मैंने स्क्रीन नहीं रोकी है। ये वैसे ही देख लो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्वांग सम। सर्वांग सम सबको क्लियर है? ये दोनों बोतल एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। यस सर। अब मैं एक छोटी सी बोतल और ले लेता हूँ जो 10 रुपए वाली आती है। देखो, इनमें आपको क्या समानताएं दिख रही है? सर, इनकी आकृति बराबर नहीं है और इनका जो माप है वो भी बराबर नहीं होगा। हाँ, तो अगर आप देखो, इनका आकार एक जैसा है। आप अपनी जब भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अगर आपके घर में बोतल रखी होगी सबके घर में, तो एक बड़ी बोतल लेना फैंटा की और एक 10 रुपए वाली लेना। उनको गौर से देखना, उनके आकार एक जैसे हैं। ठीक है, इनके आकार एक जैसे हैं। आकार एक जैसा होने का मतलब क्या है कि देखो, ऊपर से ये जो डिजाइन बन रहा है छोटी वाली बोतल का, ये भी ऐसा ही बन रहा है, और जो ये बड़ी वाली बोतल है उसका डिजाइन ऊपर से ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, नीचे से देखो दोनों एक जैसी हैं। नीचे से देखो दोनों एक जैसी हैं। कुछ दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं दिख रहा तो जिनको नहीं दिख रहा वो दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। दोनों फैंटा की हैं, तो इनका आकार तो एक जैसा ही है ना, दोनों एक जैसी दिख रही है, लेकिन इनकी माप अलग अलग है। ये बोतल बड़ी है, ये बोतल छोटी है। इनके आकार एक जैसे हैं, नीचे से एक जैसी शेप है, बीच में से देखो थोड़ी सी ये दबी हुई है, तो ये भी बीच में से थोड़ी सी दबी हुई है। ऊपर से देखो शेप बनकर ये ढक्कन लगा हुआ है ब्लू कलर का, इसमें भी देखो ऊपर ब्लू कलर का ढक्कन लगा हुआ है। इनके आकार तो सेम है, दिखने में एक जैसी लग रही है दोनों, हाँ, लेकिन ये बड़ी है ये छोटी है, यानी इनकी माप अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति। ठीक है, तो सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है? सर्वांग सम में सारे अंग समान, सर्व अंग सम, सारे अंग समान, जैसे ये दोनों बोतल, ये सर्वांग सम है एक दूसरे के। समरूप में उनका बस रूप समान है, वो दिखने में एक जैसे लगती है, लेकिन आकार इनके छोटे हैं। इनके आकार देखो, ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन सॉरी माप ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन आकार तो इनका एक जैसा है। ये भी फैंटा की है, ये भी फैंटा की है। इस पे जो फैंटा का ये जो स्पीकर लगा, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? बोतल ढूंढ के लाया हूं मैं आज ये। यस सर। ठीक है,
तो सर्वांग सम क्या होते हैं? जिनके आकार और माप समान हो। सर्वांग समाकृति क्या होती है? जिनके आकार तथा माप क्या हो? समान हो, उनको हम कहते हैं सर्वांग समाकृति। और समरूप आकृति क्या होती है? जिनका आकार समान हो, आकार और माप असमान हो। समान हो लेकिन माप असमान। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ। यस सर। यस तो सर। ये ना तो सर्वांगसम ना ही समरूप, ये ऐसी हो गई जैसे मैं एक वो बोतल दूर रखी हुई है ना, तो उसको उठा के लाता हूँ। रुको मैं लाता हूँ उसको उठा के, एक मिनट। आपको तीसरे वाले भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो तीसरी वाली होगी, जैसे देखो ये दोनों है, ये दोनों देखो, ये कहीं से एक जैसी लग रही है, ये अलग है, इसकी इसका शेप साइज अलग है। तो ये ना तो सर्वांग सम है और ना ही समरूप है। ठीक है, ना तो ये दोनों सर्वांग सम है और ना ही ये समरूप है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो तीसरी वाली क्या होगी भाई? ना तो सर्वांग सम हो और ना ही समरूप हो, मतलब बिल्कुल ये एक दूसरे से अलग हो। ओके, तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ दो। नो सर। यहां तक क्लियर सर। सब? ठीक है, यस तो सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो सर्वांग सम आकृति के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। समरूप आकृति अब आपके 10th क्लास में, तो इसको अब हमें पढ़ना है समरूप के बारे में। ठीक है, आकार समान हो लेकिन माप असमान हो। तो जैसे कि यहां पर आप देखो, इन दोनों वृत्तों को देखो भाई, इनके आकार तो एक जैसे हैं। ये भी एक वृत्त है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है ना? ऐसा तो नहीं ये वृत्त है और ये आयत है, दोनों वृत्त है। बस अंतर ये है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो ये क्या है? समरूप आकृति। ठीक है, क्योंकि इनके आकार तो एक जैसे ही है, आकार तो इनके समान है। हाँ, इनके माप जो है वो असमान है। इसकी जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है। ठीक है, जैसे ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये है आपके इक्विलेटरल को क्या बोलते हैं भाई? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो जो हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो भी क्या होते हैं? वो भी समरूप होते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होगी, लेकिन अंतर बस इतना है, ये छोटा है ये बड़ा है। इनका जो माप है वो वेरी करता है। एक का कम है, एक का अधिक है। हाँ, एक का कम है, एक का अधिक है, एक का ज्यादा है, लेकिन है तो दोनों समबाहु त्रिभुज ही। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? ये दोनों हमारे क्या होंगे? समरूप आकृतियां होंगी। क्लियर है सभी को? यस सर। समरूप आकृति क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दो समरूप आकृतियों के आकार तो समान होते हैं परंतु इनके माप जो होते हैं वो समान होने आवश्यक नहीं है। अच्छा, हम ये नहीं बोलेंगे समान नहीं होते, हम ये बोलेंगे कि आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं समान। जैसे मैंने ये बोतल बोली ना, ये दोनों जो बोतल थी, इन दोनों बोतलों को आप क्या बोलोगे? सर्वांग सम या समरूप? सर्वांग सम। सर्वांग सम। इनको हम समरूप भी बोलेंगे, इनको हम समरूप भी बोलेंगे। ठीक है, ये सर्वांग सम भी है और ये समरूप भी है। तो यहां से आपको एक पॉइंट पता चला कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप आकृति होती है। ठीक है, तो जितनी भी दुनिया में सर्वांग सम आकृतियां हैं उनको हम समरूप आकृति भी कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा, समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति नहीं। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है? यस सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये तो हमारी हो गई एक तरीके से, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताया कि समरूप आकृति क्या होती है। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में समरूप आकृति किसको कहते हैं? मैथ्स की लैंग्वेज में समरूप आकृति वो आकृति होती है जिसके जिन आकृतियों के सभी कोण बराबर हों, और सभी भुजाएं बराबर हो। जिसके सभी कोण बराबर हों तथा
भुजाएं क्या हो? भुजाएं क्या हो? बराबर या समानुपाती? समानुपाती। ठीक है, ऐसी आकृतियां जिनके सभी कोण बराबर हों और भुजाएं समानुपाती हो, उसको हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति। उसको हम क्या कहते हैं? समरूप समरूप आकृति। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आपके सामने एक वर्ग बनाया, ठीक है, और ये मैंने एक वर्ग बनाया, या वर्ग छोड़ो, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहां बनाया, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहां बनाया। ओके, मैंने यहां पर कुछ माप लिखे इनके। सबसे पहले कुछ एंगल डाल देता हूं मैं यहां पर। मान लो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, कुछ भी मान लो यार, 360 होगा ना टोटल। ठीक है, ऐसे ही ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, कुछ भी मान लो। अब ये मत कहना कि सर ये हो ही नहीं सकता 120 डिग्री, मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको बताया 120 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो माप है मैंने कह दी वो है 4 सेंटीमीटर, इसकी माप है 8 सेंटीमीटर, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर, इसकी माप है 10 सेंटीमीटर, इसकी माप है इसकी माप भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी माप भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये दोनों समरूप आकृतियां हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। करेंगे, कैसे चेक करेंगे? कैसे? इनके देखो सारे कोण, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बराबर है, 60 डिग्री 60 डिग्री बराबर है, 120 डिग्री 120 डिग्री बराबर है, 120 डिग्री 120 डिग्री बराबर है। भुजाएं भी समानुपाती। हाँ, पहले कोणों की बात कर लेते हैं। सारे कोण बराबर है, ये इसके बराबर है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब भुजाएं देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD और इसको नाम मैंने दे दिया EFGH, तो संगत भुजाएं क्या क्या है इसमें? AB, AD और EH। तो इनका अनुपात क्या है? AD और EH का अनुपात क्या है? AD/EH। AD कितना है? 4, EH कितना है? 8, तो 4/8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही AB/EF, AB/EF, तो AB कितना है? 5, EF कितना है? 10, तो ये भी 1/2 हो गया। ऐसे ही DC/HG, DC कितना है? 5, HG कितना है? 10, ये भी 1/2 हो गया। ऐसे ही BC/EG, तो BC कितना है? 4 और EG कितना है? 8, तो ये भी 1/2 ही हो गया। तो आप देखो सारे अनुपात 1/2 आ रहे हैं, सारे जो अनुपात है वो 1/2 आ रहे हैं ना। तो भुजाएं क्या है? समानुपाती है। सारे अनुपात समान है, यानी भुजाएं क्या है? समानुपाती है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये समरूप आकृतियां होंगी। ये क्या होंगी? समरूप आकृतियां होंगी। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से समरूप आकृतियों को हम चेक करते हैं। सारे कोण बराबर हों और भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। जैसे इसमें सारे अनुपात समान आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2। क्लियर? चलो, तो एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपको ये बताना है कि क्या ये आकृति, अच्छा ये क्लियर दिख रहा है सभी को? ये क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक से नहीं Yes, दिख रहा? ठीक से नहीं दिख रहा? बताओ एक बार। सर दिख रहा है, जूम करके देख सकते हैं। yes sir, चलो, जिनको दिख रहा है वो सॉल्व करो और मुझे बताओ ये समान है या नहीं, और जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये समरूप है या नहीं आपको ये बताओ। सर छोटी वाली आकृति नहीं दिख सर। रही। मैं बना रहा हूँ, दोनों बना देता हूँ। सर है समरूप। है, ओके सर है। ओके। जो भी बच्चे है बोल रहे हैं, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ क्यों है। सर है। सर
अपनी नोटबुक में कर लो इसको सॉल्व सभी लोग। 105 डिग्री, सर लाइट लाइट सर- गई हुई है। 100 डिग्री, 85 डिग्री, लाइट गई हुई है। अच्छा तो माइक ऑन करके बता दो क्यों है 105 डिग्री। सर इसकी संगत कौन बराबर है और इसकी भुजाएं समानुपाती है। ओके, सर इसके एक सारे रेशो बराबर हैं। सी डी, ये है 2.4, ये है 1.5, ये है 2.1, ये है 2.5, ये है 4.8, ये है 3.0, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ 5.0 और 4.2। अब दिख रहा है सभी को? ये दो आकृतियां बीच में लाइन खींच देता हूँ, ये दोनों आकृति अलग अलग है, एक ये है एक ये है। आपको ये बताना है क्या ये समरूप आकृतियां हैं। तो जो बच्चे यस बोल रहे हैं वेरी गुड, उन्होंने एकदम सही बोला है। ठीक है, आप एंगल देखो सबसे पहले 85 85, 70 70, 105 105, 100 100। तो जो संगत कोण है वो आपस में बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भुजाओं का अनुपात। तो 2.1/4.2 कितना होगा? 1/2 होगा ना। 2.1/4.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 1/2 हुआ। ऐसे ही इसका अनुपात 1.5/3.0, तो 1.5/3.0, दशमलव से दशमलव कट गया, 15 दूनी 30 आ गया, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का अनुपात भी 1/2 आएगा और इन दोनों का अनुपात भी 1/2 आएगा। तो संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती हैं, समान अनुपात में है, और संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप आकृतियां। ये दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति आपको समझ में आ गया, समरूप आकृति क्या होती है। ठीक है, अब लेकिन हमें इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। हमें चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? समरूप त्रिभुज के बारे में। तो अब हम त्रिभुजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होंगे। तो आकृति आपको बता ही दी, जिनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो, वो आकृति क्या होती है? समरूप आकृति होती है। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा है। ठीक है, जैसे अब ये त्रिभुज देखो, बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? यस सर। सर है ना। अगर मैं Yes, यहाँ sir. पर कुछ चलो एंगल भी डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ, थर्टी 45 और 75 हो गया, तो 180 में 105 डिग्री, कुछ भी लिख दो, मैंने बस ऐसे लिखा है ये। ठीक है, 30 45 105 डिग्री, ये जस्ट मैंने ऐसे लिखे हैं एंगल। तो ये मत कहना सर ये देखने में नहीं लग रहा, नहीं लग रहे, मुझे भी पता है देखने में इतने नहीं लग रहे, लेकिन मान लो। ठीक है, तो अब देखो आप एंगल इनके सेम है और इनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान है। तो ये हमारे क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुजों का हम दर्शाते कैसे हैं? इस साइन से। सर्वांग सम को कैसे दर्शाते थे? बराबर का निशान और ऐसे। और समरूप को हम कैसे दर्शाते हैं? सिंपल, बस ऐसे लगाना है, ये समरूप त्रिभुज का साइन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस आकृति के बारे में और बता दो, क्या ये समरूप आकृतियां हैं? क्या ये दोनों आकृति समरूप आकृतियां हैं? नो सर। नो, वेरी गुड, ये नहीं है, क्योंकि इनके एंगल देखो ये अलग अलग नो है। सर। यह 90 डिग्री बन रहा है, नो ठीक है? सर। ये एक वर्ग है। नो सर। पहले हाँ बोल लो, बोलो। सर इसके एंगल बराबर नहीं है। और किसी को बोलना है? नहीं सब लोग। मैं बोलूंगा? चलो, तो ये एक वर्ग है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री होते हैं वर्ग के सारे एंगल, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो जब एंगल बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? आकृतियां जो हैं वो समरूप नहीं, आकृतियां जो हैं वो समरूप नहीं। क्योंकि समरूप आकृतियों की जो पहचान होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं, उसमें जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से ये आपकी पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है। तो बताइए सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं?
सर समरूप। समरूप। समरूप है। समरूप। वेरी गुड, ठीक है। समरूप सर, समरूप। कितने बच्चे हैं सर, क्लास में? समरूप। भाई क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सोचो कि अगर सभी लोग ऐसे बोलोगे, चैट में लिख दो ना, है ना। इजी चीज है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। भूपेश नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो, है ना, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो चैट में लिख दो सभी। अगर 50 बच्चे, अगर 15-20 बच्चे होते तो मैं भी कुछ नहीं कहता, लेकिन 50 बच्चे अगर माइक तक ऑन करके बोलेंगे तो मेरे कानों की बैंड बज जाएगी, तो मुझे अपने कानों की बैंड नहीं बजानी। आप इसमें लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है, समरूप है। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था कि वृत्त वृत्त की जो आकृति होती है वो एक जैसी होती है, बस छोटे बड़े हो सकते हैं। वो वृत्तों की जो आकृति होती है वो एक जैसी होती है, बस छोटे बड़े होते हैं, है ना। उनकी त्रिज्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती तो आकार तो इनका एक जैसा है। आकार इनका एक जैसा है, माप इनकी अलग अलग हो सकती है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप या सर्वांग। चैट में लिखेंगे आप। तो वर्गों को में भी सेम चीज, भाई वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आकृति तो सेम है ना इनकी, है तो ये वर्ग ही। हाँ, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इनकी जो आकृति है वो एक जैसी है, लेकिन आकार अलग अलग है। तो ऐसे जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं, है ना। आकार एक जैसा है लेकिन माप अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर बताओ कौन देगा? सभी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज कौन से समरूप होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु? रीजन के साथ चैट में आंसर दो। पहले चैट में आंसर दो। माइक वो ऑन करेगा जिसको रीजन पता है, माइक वो ऑन करेगा जिसको इसका रीजन पता है। सर सभी की भुजाएं बराबर होती है। सर, हमें पता है। हाँ बताओ जिसको पता है। देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया। अब ये समद्विबाहु तो वहीं से लग नहीं रहा, तो इसको थोड़ा समद्विबाहु जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये ले लिया मैंने, एक मैंने ये ले लिया, है ना। और ये मैंने समबाहु त्रिभुज लिए जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, मैं कुछ माप इनके लिख देता हूं। जैसे क्योंकि ये समद्विबाहु है तो ये दोनों चलो 5-5 मान ली, और ये मैंने 7 मान ली, 7 सेंटीमीटर। ये 10 मान ली, और ये मैंने मान ली 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको भी क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो इनको मैं 3-3-3 मान लेता हूँ, 3-3-3, और इनको मैं मान लेता हूँ 6-6-6। अब खुद देखो, भुजाओं में अनुपात किसका समान है? समद्विबाहु त्रिभुज में हो भी सकता है समान, नहीं भी हो सकता। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में देखो, ये 5/10, 5/10, ये तो 7/8 आ रहा है, यानी भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज नहीं होते। सभी, मतलब सभी पूछा गया ना यहाँ पर, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होते, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया। ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज बना लो दो अपने मन से, आप देखना उनके अनुपात जो है वो समान आएंगे। जैसे 3/6, 3/6, 3/6, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती है ना, तो जो तीनों माप यहाँ पर है वही तीनों माप यहाँ पर होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके जो अनुपात है वो समान होंगे। और अगर अनुपात समान है और इसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, है ना, तो कोण भी बराबर होंगे, इसके भुजाएं भी समान अनुपात में है, तो ऐसी आकृति को हम समरूप आकृति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? समबाहु। ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ वाले का आंसर दीजिए, चैट में आंसर देना है। फर्स्ट वाले फ्लिप में क्या आएगा? फर्स्ट वाले फ्लिप में क्या आएगा? फोर्थ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण क्या हो? बराबर हो। ठीक है, समानुपाती नहीं, बराबर। मैंने बताया ना, कोण बराबर होते हैं। और भुजाएं क्या हो? संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सिंपल है। इसमें से जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं शायद कोई क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इन चारों क्वेश्चन में से अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले
अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अब हम बात करेंगे प्रमेय 6.1। देखो प्रमेय 6.1 सॉरी एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ने के लिए आपको एक प्रमेय आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इस प्रमेय को समझते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपके स्कूल में इसका प्रूव कराया गया है या एग्जाम में आता है? अगर आता है तो मैं कराऊंगा, नहीं आता है तो नहीं कराऊंगा। आप बताओ, आपको ज्यादा पता होगा, आपके स्कूल में इसका प्रूव कराया गया है? यस सर। कराया Yes, है तो मैं sir. कराऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चलो करा देता हूँ। देखो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट हमारी ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर आप उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचो, तो वो जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उन वो जो दोनों भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया, तो मैं आपको डायग्राम ये जो है इसका बनाकर ही समझा देता हूं। देखो प्रमेय में ये बोला गया है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसमें आप कोई एक भुजा ले लो, कोई भी एक भुजा ले लो और उसके समांतर एक रेखा खींचो। जैसे मैंने बीसी ली और बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींची, और वो जो रेखा है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे बीसी के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसका नाम मैंने दे दिया डी। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? बताओ, पहले Yes, sir. क्लियर हुई? अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, उसमें आप किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींचते हो और वो अगर अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अच्छा, इस थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब मैं पढ़ता था तो ये जितनी बार भी मेरे एग्जाम होते थे 10th क्लास में, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो, हर बार ये इसका प्रूफ पूछा जाता था, हर बार। अब पता नहीं अब सिलेबस चेंज हो गया है या क्या है, अब मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम पर जरूर पूछा जाता था। तो बीपीटी थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस थ्योरम को जिसने दिया था वो जो मैथमेटिशियंस थे उनका नाम थेल्स था। चलो आते हैं अपनी थ्योरम पे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर खींच रहे हो और वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान होगा। यानी वो रेखा, ये जो रेखा है डीई, ए बी और ए सी को, ये जो रेखा है डीई ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगी, यानी एडी अपॉन डी बी। भाई एडी अपॉन डी बी बराबर होगा एई अपॉन ई सी के। ये कहा था थेल्स ने। और आपकी एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन इसी से ही होंगे। थ्योरम सबको समझ में आई? दोबारा सुन लो। आपके पास अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें आप बी सी के समांतर एक रेखा खींच रहे हो और वो रेखा कुछ इस तरीके से खींचोगे कि वो अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो बिंदु हैं, इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। यानी इस बिंदु ने इस रेखा को किस अनुपात में बांटा? एडी अपॉन डीबी। इस बिंदु ने इस रेखा को किस अनुपात में बांटा? एई अपॉन ईसी। ये आपस में बराबर है। बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? ये Yes, sir. क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पर, क्योंकि आपने बोला कि आपके स्कूल में कराया गया है, एग्जाम में भी आपके आएगा, तो हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए, अच्छा मैं प्रूफ बताने से पहले बता दूं आपको कि ये थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह की। तो अगर वो नहीं है तो प्लीज वो देख लेना आप, ठीक है? क्योंकि अगर मैं क्षेत्रफल बताने चला गया तो फिर पता चला सारी क्लास चली गई। चलो, तो आपको यहाँ पर कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? आप लिखोगे बिंदु डी से रचना में लिखोगे आप बिंदु डी से एक लंब खींचोगे आप एसी पर, ठीक है? बिंदु डी से एसी पर एक लंब खींचोगे। भाई ये बड़ी दिक्कत है। हिमेश माइक बंद कर लो।
ठीक है, पहली रचना तो ये हो गई कि आपने बिंदु डी से एसी पर लंब खींचा, फिर ऐसे ही बिंदु ई से एबी पर एक लंब खींचोगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? सबसे पहले आप बिंदु डी से एसी पर एक लंब खींचोगे, फिर आप बिंदु ई से एबी पर एक लंब खींचोगे। अच्छा, कुछ बच्चों की वजह से ना मुझे सबके माइक बंद करने पड़ते हैं, तो भाई ये मत करो कि मुझे सबके माइक बंद करने पड़े, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ पढ़ने भी आए हैं यहाँ पर, है ना, कुछ पढ़ने भी आए हैं यहाँ पर। तो जो पढ़ना नहीं चाहते वो जा सकते हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि आप बैठो जबरदस्ती पढ़ो, जाओ भाई, नहीं पढ़ना तो जाओ, क्लास में आए हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो जाओ, क्लास डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर मुझे पता चला ना इस बार कि किसी ने माइक ऑन किया और ये जो भी जिसने भी किया था, सर वो गलती से हो गया था ऑन। नहीं हिमेश आपको नहीं बोल रहा मैं, अभी थोड़ी देर अभी आपके बाद में एक बच्चे ने माइक ऑन करके बोला है ऐसे किया है उसने। ठीक है ना, मुझे पता चल गया ना तो बेटा क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा। अगर सब कुछ आता है तो जाओ क्लास से, अपना पढ़ो बैठ के आराम से, जिसको पढ़ना है वो रहे इस क्लास में। ठीक है, चलिए अब एक रचना आपको क्या करनी है, आपको डी से सी को मिला देना है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर आप ये ऐसा कर क्यों रहे हो, भाई ऐसे ही करने से प्रूव होगा, तो डी से सी को मिला दो और बी से ई को मिला दो, अब आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही करने से ही क्यों होगा। देखो आपको प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, पूरी क्लास इस प्रूफ में जा सकती है, तो मुझसे ये मत कहना सर आपने तो पूरी क्लास ही लगा दी, ये बड़ा प्रूफ है इसलिए मैंने पूछा था आपसे। अब आप ये चेक करो कि एडी किस त्रिभुज में आ रहा है, एडी किस त्रिभुज में आएगा, ये है एडी, तो अगर आप देखो ध्यान से तो एडी किस में आएगा, किसमें आएगा, एडी एडी ई में आ जाएगा ना एडी, ये जो मुझे प्रूफ में एडी डीबी एडी ईसी ये लाने हैं, तो एडी किस त्रिभुज में है, ए डी ई में, एडी ई में है या नहीं जल्दी बताओ, ए डी ई को देखो सिर्फ, ये ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें आ रहा है, तो मैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालूंगा, त्रिभुज एडीई का क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यस सर। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना, एडीई में आधार क्या होता है, जिस पर लंब गिरा हो, जिस पर 90 डिग्री बन रहा हो वही आधार है। ठीक है, तो एडीई में यहां गिरा हुआ है ना लंब, तो आधार क्या है आपका, एडी है, आधार क्या है आपका एडी, 1/2 गुना एडी, और ऊंचाई कितनी है, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो ऊंचाई है, यानी इसको मैं नाम दे दूं, अगर कुछ मान लो एन नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है, तो ई एन। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, Yes, इसको sir. एम नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। ठीक है, एडीई मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे भाई प्रूफ जो करना है ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है, जो चीज मुझे सिद्ध करनी है उसको देखते जाओ। एडी चाहिए आपको, एडी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, एडीई में, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 गुना आधार क्या है एडी, ऊंचाई क्या है ई एन। अब डीबी, डीबी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, डीबी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ये रहा ना डीबी, देखो यहां से देखो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला डीईबी में आ रहा है ना, देखो इसको देखो डीईबी को, इसमें आ रहा है ना, सॉरी ये डीई इसमें आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। मैं इन्हीं का क्यों निकाल रहा हूँ भाई, जो मुझे प्रूव करना है मैं उसी के अकॉर्डिंग तो चलूंगा, ऐसा थोड़ी ना मैं किसी का भी क्षेत्रफल निकाल के बैठ जाऊँ। तो मुझे डीबी चाहिए, डीबी मुझे कहां से मिलेगा, इस त्रिभुज से मिल जाएगा आराम से, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर किसी को क्षेत्रफल नहीं पता त्रिभुज का तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। आधार क्या है इसका, बीडी, आधार क्या है डीबी, या डीबी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डीबी लिखा हुआ है, आधार क्या है डीबी,
गुणा ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई क्या है, इस डीबी पर कौन गिरा हुआ है, इस डीबी पर 90 डिग्री कहां बन रहा है। अगर मैं इस डीबी को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ ये बन रहा है ना 90 डिग्री ये। अगर मैं इस डीबी को आगे बढ़ा दूं, है ना, अगर मैं इस डीबी को आगे बढ़ा दूं तो यही ऊंचाई हो जाएगी ना इसकी 90 डिग्री, ये जो बना रही है लाइन, तो ई एन। यहाँ पर क्या आ गया, ई। बताओ, डन है ये दोनों, एडीई का क्षेत्रफल और डीबीई का क्षेत्र। यस ठीक है, सर। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, एई। तो एई किस में आ रहा है, एई किस में आ रहा है, जल्दी से देख के बताओ आप लोग, एई कहाँ आ रहा है। एई ये लाइन है ना, तो ये किस में आ रही है, इस त्रिभुज में आ रही है, इसमें, इसमें ए डी एडीई में, है ना, एडीई में आ रही है। यस और नो, सर। एडीई में आ रही है। ठीक है, Yes, sir. तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना। अब क्योंकि मुझे एई चाहिए तो मैंने ये वाली भुजा ली, एई आधार ये होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री इस पर गिरा हुआ है, एई गुणा ऊंचाई क्या होगा जो 90 डिग्री जो बना रहा है, डीएम, एई गुणा डीएम। बताओ, ये तीनों क्षेत्रफल क्लियर सभी को। और लास्ट Yes. में चाहिए आपको ईसी, तो ईसी किस में है, ईसी देखो ये, सीई में। यस वेरी गुड, बीसीई में, देखो इसमें है ना, ये बन रहा है त्रिभुज बीसीई में, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार क्या होगा इसका, सीई, बीई। बी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बीसीई को देखो, आधार वो होता है जिस पर 90 डिग्री गिर रहा है, 90 डिग्री, देखो इस सीई को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां गिर रहा है ना 90, इसको, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अरे यार एक मिनट, ये है ना, इसकी बात कर रहा हूं, ये है ना बीसीई, है ना, ये, तो इसको देखो, इसमें आधार भाई वो होता है जिस पर 90 डिग्री गिर रहा हो, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं सीई को, तो यहाँ 90 डिग्री है ना, तो यानी ये आधार हो गया मेरा सीई, 1/2 गुना सीई, या इसी लिख सकता हूँ, गुना ऊंचाई क्या है जो 90 डिग्री जो ये गिर रही है इस पर, डी है। बताओ, ये चारों चीजें आपको क्लियर हैं। चार क्षेत्रफल आपको निकालने पड़े, एक क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ा क्योंकि आपको प्रूफ में एडी चाहिए, तो एडी ई त्रिभुज लिया आपने, फिर आपको डीबी चाहिए था तो डीबी ई त्रिभुज लिया आपने, फिर आपको एई चाहिए था तो एई डी लिया, फिर आपको ईसी चाहिए था तो बीसीई लिया आपने। ठीक है, डन है यहां तक सभी को। यस सर। अब आप खुद सर। सोचो, एडी अपॉन डीबी कैसे आएगा, जब मैं इन दोनों को भाग करूंगा, ऊपर एडी आ जाएगा, नीचे डीबी आ जाएगा, है ना। इसको अपने माइंड में आपको लेकर चलना है, आपको चाहिए क्या, एडी अपॉन डीबी, तो वो आएगा कैसे, मैं इनको भाग कर दूंगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएन से ईएन कट जाएगा, तो एडी अपॉन डीबी बचेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इनको भाग कर देता हूँ। भाई ये बात आप समझ रहे हो ना, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा, जो मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ये मेरी पहली है समीकरण है, ये मेरी दूसरी है, तो मैं 1 और 2 को भाग कर रहा हूँ, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना एडी गुना ई एन बटे 1/2 गुना डीबी गुणा ई एन। 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। बताओ, आपको यही तो चाहिए था, आपको ये मिल चुका है, अब आपको क्या चाहिए, एई अपॉन ईसी। तो एई अपॉन ईसी कैसे आएगा, देखो एई ये रहा, ईसी ये रहा, अगर मैं इनको भाग कर दूं तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एई अपॉन एसी बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इन 3 और 4 को भाग कर रहा हूं मैं, ये 3 है, ये 3 है, अरे यार क्या 3 है ये, और ये 4 है। ठीक है, तो 3 और 4 को मैं भाग कर रहा हूं, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर क्या है, 1/2 एई गुणा डीएम बटे में 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहां पर आपको क्या मिला, एई अपॉन ईसी। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट करते हुए चला हूं, एडी
मुझे एडी चाहिए था तो कौन सा त्रिभुज लिया, डीबी चाहिए था तो कौन सा त्रिभुज लिया, एई चाहिए था तो कौन सा त्रिभुज लिया, ईसी चाहिए था तो कौन सा त्रिभुज लिया, उन सबका क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर एडी अपॉन डीबी चाहिए तो इन दोनों को भाग करके एडी अपॉन डीबी मिल गया। एई अपॉन ईसी चाहिए तो इन दोनों को भाग करके एई अपॉन ईसी मिल गया। अब मुझे इन दोनों को बराबर भी तो दिखाना है, तभी तो ये प्रूव होगा, है ना। हम इनको ले तो आए एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। अब प्रूव तो मुझे ये करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये मैं कैसे प्रूव करूंगा? आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। याद करो, 9th क्लास में पढ़ी है ये प्रमेय। एक ही आधार, मैंने ही पढ़ाई थी कुछ बच्चों को तो जो 9th में मुझसे पढ़े थे। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही क्या लिख दिया मैंने, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, किस किस को, इनको मैं मार्क कर रहा हूं, इनको देखो, इसको देखो रेड वाले को, और इसको देखो। क्या ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज हैं या नहीं? कौन कौन से? डीबीई और ईबीसी। डीबीई देखो बीसी पर बने हुए हैं दोनों, सॉरी इस पर बने हुए हैं, बीई पर बने हुए हैं दोनों बीई पर बने हुए हैं ना। देखो रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन एक ही उस पर आ रही है, तो इनका आधार समान है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं दोनों। ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, ये वाली डीई और बीसी, इन दोनों के बीच में बने हुए हैं और इनका आधार क्या है? बीई है। तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीईसी के क्षेत्रफल के। त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीसीई के क्षेत्रफल के। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्र। बताओ इस लाइन से। अब देखो डीबीई और बीसीई का क्षेत्रफल बराबर है और ऊपर एडीई है दोनों में देखो ऊपर एडीई है, इन दोनों को देखो, इन दोनों में ऊपर एडीई है और नीचे वाले क्षेत्रफल समान है, तो इनका एलएचएस बराबर होगा ना दोनों का। ये बताओ ये दोनों बराबर होंगे या नहीं आपस में? ये दोनों चीजें पहले ये बताओ, क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी? ये जो मैंने सर्कल की है, क्यों? देखो ऊपर एडीई है, ऊपर एडीई है, नीचे क्या है? डीबीई, नीचे क्या है? बीसीई, और ये भी तो बराबर है। अभी मैंने लिखा कि डीबीई और बीसीई के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो यानी इसके एलएचएस बराबर है, इनके एलएचएस बराबर है, तो इनके आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, है ना। अगर मैं लिख दूं x बराबर 5 और y बराबर 5, तो इसका मतलब ये है ना कि x और y आपस में बराबर हैं। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है, एडीई एडीई, और ये नीचे वाले मैंने बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो इनकी राइट हैंड साइड यानी एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। इस तरीके से आपने इसको प्रूव किया। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में यह आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अभी ये आपको काफी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने इसको छोटा किया है, जूम करके आप इसको देख सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो 15 मिनट लगे हमें इसको प्रूव करने में। ये थी हमारी थेल्स थ्योरम। कोई डाउट किसी को तो बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पर बेस्ड, एक्सरसाइज 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इसमें x का मान बताना है, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी। तो बताओ कैसे निकालोगे? थेल्स थ्योरम का आपको यहाँ पर, या बीपीटी थ्योरम का आपको यहाँ पर, या थ्योरम 6.1 का यूज करना। सर मैं बताऊं? पहले कर लो, सभी लोग कर लो और अपने अपने आंसर सर मैंने कर लिया। चैट सेक्शन में लिख दो अपने अपने आंसर जिन्होंने कर लिया है।
ठीक है, अभी अभी आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, x इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। तो अभी अभी आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी ना। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर डीई बीसी के समांतर है, अगर डीई बीसी के समांतर है, डीई अगर बीसी के समांतर है, तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। अभी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया, अभी अभी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम कहते यस हैं, सर। बीपीटी कहते हैं, या प्रमेय 6.1 भी इसको कहा जाता है। तो कंडीशन क्या है कि भाई समांतर होना चाहिए तभी होगा ऐसा। ये अगर डीई बीसी के समांतर है तभी ऐसा होगा, है ना। एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। सेम चीज यहां पर है, यहां पर साफ आपसे कहा गया है कि बीसी डीई के समांतर है, यानी ये दोनों आपस में समांतर है। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के। लिख सकता हूं? सभी लोग बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। ठीक है, अब आपको सबके मान पता है, वो सभी आप रख दीजिए यहां पर। एडी कितना है? एडी है 1.5, अपॉन 3 ठीक है। डीबी कितना है? 3, ये रहा डीबी 3 बराबर एई कितना है? 1, अपॉन ईसी। और ईसी कितना है? एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आसानी से। तो यहां पर एक्स, तो पहले इसको काट लेते हैं। ये दशमलव काटा, नीचे 0 आ गई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर आया 1/2 बराबर 1/x। x की 1 में गुना तो x बराबर 2 की 1 में गुना, 2 एकम 2। तो x का मान कितना आया? 2 सेंटीमीटर। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? पहले ये बताओ, ये थ्योरम समझ में आ गई है आपको जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला है? क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन नहीं होगा। आ गई सर। ये आ गई। देखो, मैंने यही चीज यहाँ पर लिखी है, एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के। क्यों? थेल्स प्रमेय से। जब डीई बीसी के समांतर होता है तो एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के। एडी का मान 1.5, डीबी का मान 3 बराबर एई का मान 1/, ईसी का मान x। इसको कैलकुलेट करना है। अब हर बच्चा अलग तरीके से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। हो सकता है किसी ने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया हो, मैंने अलग किया है। मैंने दशमलव हटाकर नीचे 0 लगा दी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 1/2 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की 1 में गुणा की तो x आएगा, 2 की 1 में गुणा की तो 2। तो x का मान 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे या कराऊं? सर कर भी लिया। कर लिया? कर लोगे सभी बच्चे? बताओ। यस सर, 2.4 आएगा ठीक है, समान। हाँ। तो ये होमवर्क के लिए आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो इसको कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। आपको एक्स का मान बताना है। आपसे ये कहा गया, अच्छा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि भाई जो डीई है वो ए बी के समांतर है, डीई ए बी के समांतर है, डीई ए बी के समांतर है, तो एक्स का मान बताना है। करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? 2 नंबर में ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। यस,
हुआ क्या किसी का सॉल्व? सर कर रहे हैं। करो। चलो टाइम कम है तो मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो डीई है ये ए बी के समांतर है। डीई अगर ए बी के समांतर है तो आपकी जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि सी डी अपॉन डी ए बराबर होगा सीई अपॉन ई बी के। क्यों बराबर होगा? बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, ठीक है भाई, जब किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है और वो दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, या उनके जो अनुपात आते हैं उन बिंदुओं को काटने के बाद वो बराबर होते हैं। यही तो थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो सी डी अपॉन डी ए बराबर है सीई अपॉन ई बी के। वैसे त्रिभुज ना थोड़ा घुमा दिया है, इसको अगर आप सीधा कर दोगे तो वही पहले वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो अब इन सबके मान रख दो। सी डी कितना है? x प्लस 1। डी ए कितना है? 2x बराबर सीई कितना है? x माइनस 1। ई बी कितना है? 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दी हमने x प्लस 1 में, और 2x की मल्टीप्लाई कर दी x माइनस 1 में। तो 2x की x में मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर, ये सब आता है सभी को करना। 2x की 1 में की तो 2x, फिर माइनस 1 की x में की तो माइनस x, और माइनस 1 की प्लस 1 में की तो माइनस 1 बराबर 2x की x में की तो 2x स्क्वायर माइनस 2x की 1 में मल्टीप्लाई की तो 2x। ये मल्टीप्लीकेशन करनी आपको सिखाई होगी मोहित सर ने या स्वाति मैम ने, जब यस सर। होगा सिखाई थी सभी को। ठीक है, आती है ना सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आती हो तो बताओ। सर अब 2x से 2x कट गया, माइनस और प्लस का। नहीं, बराबर का साइन है तो नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। अभी मैं इनको बराबर के इस तरफ लाऊंगा। नहीं, 2x देखो, बराबर के अगर दोनों तरफ सेम साइन वाले हैं तब कटते हैं। ठीक है, अभी ये बराबर के इस तरफ लाओ तब काटो। मैं इनको इस तरफ लाता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1। 2x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया और 2x इधर आकर प्लस का हो गया, बराबर में 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0। ठीक है, 2x माइनस x कितना होगा? x माइनस 1 प्लस 2x बराबर 0। 2x और x कितना हो गया? 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो 3x बराबर क्या आ गया? 0 प्लस 1। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। ठीक है, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको ये कराया गया है। ठीक है, ओके सर। तो क्लियर हुआ सभी को? यस तो सर। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो ना आए वो अगली क्लास में आपको पूछना है मुझसे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप करोगे तो आपका फायदा है, आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 6.2 के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो ना हो वो अगली क्लास में पूछने हैं। बाकी मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन सारे नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा कराऊंगा। ये वाला कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा, फिर ये 6.2 है, ये वाला कराऊंगा। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो। सारे ही हैं इसमें, तो बचा ही नहीं। अरे तो सारे ही हैं इसमें, सारे करेंगे फिर। ठीक है भाई, इनमें आपको करना है और जो ना है वो पूछना है। ओके, सारे ही हैं इसमें। ठीक है, चलो तो यहीं तक रखते हैं क्लास। जिनका डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और बताइए Bye, आप sir. लोगों को चीजें क्लियर हुई आगे में। बाय सर। बाय बाय।